आपको कोई डिफरेंस लगता है कि जो आज की जेनजी वाली जनरेशन है वो एक्चुअली पिछले स्टूडेंट से अलग है, कुछ लगता है? मैम सर अगर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो एथिक्स के पेपर में बच्चों को एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट कैसे हेल्प करेगा अगर किसी ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया है? मैम देखिए, एथिक्स में एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब सही गलत में फर्क। एंथ्रोपोलॉजी इज टू इजी कंपेयर्ड टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ओनली साइंस स्टूडेंट्स कैन स्कोर वेल इन एंथ्रोपोलॉजी। तो टोटली फॉल्स है ना? यू कैन क्लियर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विदाउट एनी कोचिंग। विदाउट एनी कोचिंग। नमस्कार, राज आईएएस की गपशप पॉडकास्ट में आपका फिर स्वागत है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तो बहुत सारे सवालों के साथ यहाँ पहुँच जाती हूँ ताकि उनके जवाब आप तक पहुँच सकें और आपकी यूपीएससी जर्नी इजी हो सके। सो आज हम दीक्षांत सर के साथ फिर से बैठे हैं। कमागड़ी कुंवर सा। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? वेल तो सर फेस्टिव सीजन आ चुका है, नहीं तैयारी व्यारी? अभी तक वैसे फील नहीं हो रहा, बट हाँ सुनने में आया कि दिवाली पास है। जब छुट्टियों का थोड़ा सा हम डिसाइड करेंगे कितने दिन के लिए ऑफ लेना, उसके बाद थोड़ा रियलाइज होना शुरू होगा। नाइस। सर कुछ स्पेशल प्लान इस बार की दिवाली का? मैम दिवाली इज ऑलवेज विद फैमिली, है ना? परिवार के साथ। तो इट हैज टू बी वेरी बेसिक, उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं है। खाओ पियो टाइम, इट हैज टू बी वेरी बेसिक, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वही जो बेसिक चीजें हैं, है ना? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं लग रहा, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड? हाँ मतलब देखो, ये कल्चर का पार्ट है, तो फिर उस कल्चरल सेटिंग में वापस जाना ही सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन लगती है कि जैसे करते आ रहे हैं पिछले 25-30 साल से, वही चलता रहता है बस। तो कोई रिवाज है ऐसा कि मतलब हर साल आप ये चीज करते हैं? नॉट रियली, बट देन एक तो जो गिफ्टिंग वाला चलता ही है, इट्स समथिंग दैट सोन पापड़ी तो नहीं देते आप? चाहते नहीं, वो दो ना दो घर पे जरूर जाती है, पता नहीं कौन देके जाता है, बट वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो अच्छी लगती है। यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉर whom you don't actually take out time, otherwise टाइम नहीं निकालते, बट फिर दिवाली पे वो ऑब्लिगेशन के कारण एटलीस्ट आप वो एक पूरे सर्कल को घूम के देख लेते हो कि सब क्या चल रहा है, सब ठीक है नहीं। एग्जैक्टली। सो दैट्स एक्साइटिंग, अदरवाइज तो बाकी सब तो नॉर्मल है। नाइस। सो सर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, मैं जब जिस दिन मुझे पता लगा आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हो तो मैंने सब्जेक्ट देखा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, नो डाउट आयरन एज एंड ऑल। तो मैं जब उनको पढ़ रही थी, हर जनरेशन के साथ जो भी लोग हैं वो इवॉल्व ही हुए हैं। तो अब मेरे को एक नया कंसेप्ट आजकल चल रहा है, जेनजी। मैंने भी आपको बताया भी जेनजी अब लाइक वो जो 1997 से 2012 में हुआ है पैदा। सो उनके बारे में खास बात पढ़ रही थी कि जेनजी इज द फर्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू हुई है। तो ऑब्वियसली उनका एक प्लस पॉइंट भी है कि सीखना बहुत जल्दी हो जाता है उनका एंड ऑल। तो अगर आप क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, हर एक इवोल्यूशन आपने देखी है, तो आपको कोई डिफरेंस लगता है कि जो आज की जेनजी वाली जनरेशन है वो एक्चुअली पिछले स्टूडेंट से अलग है, कुछ लगता है? मैम देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो करंट जनरेशन है या फिर जो आने वाली जनरेशन होंगी उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक बड़ी ना एंथ्रोपोलॉजी में हम एवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उसमें लमार्क की थ्योरी आती है, डार्विन की थ्योरी आती है। तो उनमें से लमार्क ने एक आइडिया दिया था कि यूज़ और डिसयूज़ पे बहुत मैटर करता है कि इंसान किस बॉडी पार्ट को जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उतनी ही ज़्यादा वो बेटर तरीके से चीज़ इवॉल्व होगी। जैसे अगर आप पुराने ज़माने के टाइम पर देखें, अगर हम आयरन एज की बात करें, कॉपर एज की बात करें, स्टोन एज की बात करें, उस एरा में ज़्यादा यूज़ हुए थे हाथ और पैर, तो इसलिए जो बॉडी के मसल्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। बट अगर आप आज के ज़माने के बच्चों को देखते हैं, आज की लाइफ देखते हैं, आज उन मसल्स का इतना यूज़ कभी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल जिम में 1 घंटा जाना, वो यूज़ का 24 घंटे में मसल्स का यूज़ नहीं है, वो एक टारगेटेड यूज़ है उस मसल का। तो पिछले ज़माने में मसल्स बॉडी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, आज के ज़माने में वही मसल्स दिमाग के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं वो दिमाग के ज़्यादा वर्क करते हैं। तो यूज़ और डिसयूज़ पे एंथ्रोपोलॉजी मानती है कि फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आज की जनरेशन दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रही है तो डेफिनेटली उनके आगे चलने वाले समय में दिमाग की एवोल्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी 100% ज़्यादा ही होगी। That's beautiful, sir. बट अदरवाइज ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि हमारे ज़माने में इंटरनेट आया था, तो हमने आई थिंक मिलेनियल्स वो दौर है, वो जनरेशन है जिसने सारे ही वो स्टेप्स देखे हुए हैं कि कैसे एक फ़ोन था जो लैंडलाइन फ़ोन था, फिर वहाँ से कॉर्डलेस फ़ोन आया, फिर वहाँ से एक बड़ा सा मोबाइल आया, फिर वहाँ से छोटे छोटे मोबाइल आए, फिर वहाँ से स्मार्टफोन आए। तो हमने तो वो पूरा फेज देखा हुआ है। बट चिल्ड्रन हु आर बॉर्न एट दिस पॉइंट, उनके हाथ में तो आज से ही स्मार्टफोन है, सो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू लर्न मोर, दे विल बी एबल टू ग्रास्प मोर, दे विल अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी मोर, मच बेटर देन व्हाट वी कुड अंडरस्टैंड। राइट। तो सर अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट, जेनजी वाला यूपीएससी एस्पिरेंट इस जर्नी में आता है, ये डिसाइड कि अच्छा मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, सो डू यू थिंक कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी पुराने स्टूडेंट से ज़्यादा होगी? डू यू थिंक दैट?
लर्निंग कैपेबिलिटी भी हो सकती है। उसके अलावा मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि आज के दौर में कंटेंट की अवेलेबिलिटी जो है वो चीज़ों को थोड़ा आसान बना सकती है आज के दौर के यूपीएससी एस्पिरेंट। तो दोनों ही पर पहलू हैं। एक तो कंटेंट अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो अगर उसको कोई चीज़ पढ़ के नहीं समझ में आई या कहीं एक किताब में कोई एक लाइन थी, वो उस लाइन से कंफ्यूजन हो गई, नाउ दैट सेम लाइन कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन द इंटरनेट कि किसी की क्या इंटरप्रिटेशन थी, किसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी, ताकि उस तक एक होलिस्टिक व्यू पहुंच सकता है जी। हमारे समय में वो सहूलियत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल विच एवर बुक वी वर रीडिंग, उसमें जैसा लिखा है हमें वैसा इंटरप्रिटेशन को समझना था। हमारे पास वो नहीं था कि हमने 8 किताबें पढ़नी, बिकॉज टाइम तो उतना ही था। तो इन दैट केस उसमें बेटर एक सहूलियत बच्चों के पास आज के दौर में है, आई थिंक, विच विल इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, विच विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली देयर लर्निंग आल्सो। राइट। वो तो फर्क तो पड़ेगा। एंड सर, अगर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली सारा ह्यूमन बिहेवियर है, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है एंड ऑल, तो एथिक्स के पेपर में बच्चों को एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट कैसे हेल्प करेगा अगर किसी ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया है तो? मैम देखिए, एथिक्स में एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब सही गलत में फर्क जी। अब मोरालिटी हम डिराइव कहाँ से करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे बोले कि मेरी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, मेरी मॉरल वैल्यूज़ डिराइव होती हैं मेरे माँ बाप से, मेरे कल्चर से, मेरे रिलीजन से, वही एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती है। तो मतलब अगर मैं मानूं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, नॉनवेज खाना सही है या गलत है, तो मॉरली मेरा रिलीजन बोलता है कि वो सही नहीं है, तो मेरे लिए, मेरे नज़रिए से सही गलत की पहचान मुझे कहाँ से हुई? रिलीजन से। और रिलीजन को कौन पढ़ता है? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, सो सर, मैंने अभी कुछ वीडियोस भी देख रही थी, जैसे आपने बोला कि मॉरली हमको एंथ्रोपोलॉजी बहुत कुछ सिखाती है। सो कुछ वीडियोस थी जो कुछ आईपीएस ऑफिसर्स एंड आईएएस ऑफिसर्स के, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स ऑब्वियसली, बट उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी कि वो किस तरह से एकदम से लोगों के सिविल लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही है एंड देयर एक्चुअली स्लैपिंग देम कि अच्छा ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, इनको लॉकअप में डालो। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ, राइट? द वर्ड इज सिविल सर्वेंट। तो आप अपनी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही नहीं, बाकियों को भी क्या यहाँ पे एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप सर्विसेज में जाते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना? मैम देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे आपने हाईलाइट खुद ही कर दिया कि यूपीएससी में सिविल सर्वेंट, वो सर्वेंट वाला जो पोर्शन है उसको याद रखना चाहिए। आई थिंक दिस इज फॉर एवरी पब्लिक सर्वेंट हु इज आउट देयर, चाहे फिर वो एक छोटे से लेवल के ऊपर एक क्लरिकल पोजीशन पे कोई हो, चाहे एक सबसे बड़े एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर कोई एक आईएएस ऑफिसर हो, ये सबको तो याद रखना चाहिए ही चाहिए। बट डेफिनेटली दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। बट उसमें एक थिन लाइन है। देखिए, एक हमें समझना पड़ेगा कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद जब आप एक अधिकारी बनते हैं, तो अधिकारी बनने के बाद आपके ऊपर बहुत रोल्स और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का भी सारा काम है, सारी प्लानिंग का भी काम है, सारा एग्जीक्यूशन का भी काम है, स्कीम से फंडिंग कैसी आ रही है, फंडिंग की इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें क्या आ रही हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर सिचुएशन क्या है, लोगों के मन में गुस्सा तो नहीं है, लोग गुस्से वाले भी आ रहे हैं। मतलब इट इज वन जॉब जो आपको होली एंड सोली टेस्ट कर लेती है हर एक एस्पेक्ट में। इन दैट केस देयर कैन बी सम इंस्टेंसेस वेयर अ पर्सन कैन लूज हिज और हर कूल। हो सकता है कि किसी दिन आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो, समथिंग हैपेंड एंड आपके ऊपर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम से आ गया। हो सकता है कि आप उस टाइम पे अपना कूल जो है वो लूज कर जाएं, गुस्सा आ जाए, एंग्विश आ जाए थोड़ा सा उसमें। समटाइम्स आई हैव आल्सो सीन सम वीडियोस वेयर सर्वेंट्स हैव, public servants have gone ahead and they have kind of, so to say, misbehaved. उस एस्पेक्ट को कंट्रोल करना ही कला है। दैट इज द स्किल। फॉर एग्जांपल, आप एक बात देखते होंगे, प्रीलिम्स हो, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इन तीनों स्टेजेस का अपना अपना फायदा है। इंटरव्यू रखने का फायदा क्या है? सिर्फ यही एक देखना है कि क्या आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो या नहीं, या वाकई में गुस्सा आ जाएगा, या वाकई में ही बह जाओगे, या वाकई में ही किसी की अनड्यू फेवर कर जाओगे। वो देखा तो जाता है कि कैंडिडेट के अंदर क्या वो सारी क्वालिटीज हैं, बट देन अगेन पॉइंट कम्स बैक टू द पॉइंट दैट एक मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की या 25 मिनट की इंटरव्यू में इम्पॉसिबल है किसी का इन एंड आउट देख लेना। तो कोशिश करी जाती है, बट हाँ, सिचुएशंस हो जाती हैं। बट माय एडवाइस, सिंसियर एडवाइस टू एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठहराव रखना बड़ा जरूरी है, सिचुएशंस को कूलली हैंडल करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे, सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, 5-10 हज़ार लोग 1 करोड़ या 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली प्रेशर तो होगा, प्रेशर भी होगा, काम भी होगा, सिचुएशंस हमेशा आपके हिसाब से नहीं भी चलेंगी। तो उस समय पे जो ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट वाला बच्चा रहेगा,
ही विल बी एबल टू आउट परफॉर्म, वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा। जी। तो सर कभी आपके साथ हुआ है लाइक इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने ना सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा चल रहा है कि लिविंग अ स्लो लाइफ डे 1, लिविंग अ स्लो लाइफ डे 2, तो कभी आपके साथ हुआ है कि आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, आई मीन मैं बहुत तेज, क्योंकि आजकल रफ्तार बहुत हो गई है जिंदगी में, तो आपको कभी लगा कि अच्छा अब रुकना चाहिए, थोड़ा आराम से जीना चाहिए? ऑनेस्टली सही, जी। काफ़ी बार लगता है ऐसा। ओके। और तब लगता है जब थोड़ा सा ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चलने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी की क्लास चल रही है, उसके साथ साथ जीएस की भी क्लास चल रही है, उसके अलावा मीटिंग्स भी कुछ लाइंड अप हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें जो है, खुद का कंटेंट एनरिचमेंट भी बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में जा रहा हूँ और मैंने खुद अपने कंटेंट पे काम नहीं किया हुआ, तो फिर चाहे मैं, अब मुझे 5 साल हो गए, चाहे मुझे 10 साल भी हो जाए, 20 साल भी, मुझे लगता है मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहूँगा अगर मैं अनप्रिपेयर्ड जाऊँगा। तो उसका एक इनविजिबल प्रेशर मेरे माइंड पे है। मतलब अगर कल मेरी क्लास है, आज रात को मुझे बैठकर 2 घंटे देखना पड़ेगा। सो वाइल पीपल में थिंक दैट आज सिर्फ 7 आवर्स की क्लास थी, घर पे 2 घंटे भी एक्स्ट्रा है, वो लगने ही लगने हैं। सो नोबडी विल बी नोइंग दैट। इवन उस टाइम पे ऐसा लगता है कई बार कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। सो फिर वो ब्रेक लेने के लिए वी आर ब्लेस्ड दैट वी लिविंग इन चंडीगढ़, सो हम थोड़ा सा ब्रेक लेके वी गो टू द हिल्स एंड वी कम बैक एंड देन वी आर रिफ्रेश्ड। तो वो दैट ब्रेक इज इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, शायद आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि पढ़ाई के बीच में अगर मेंटल ब्रेक नहीं ले रहे हो तो फिर फटीग आ जाएगा। सर आई रिमेंबर आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि कमरे में खुद को बंद कर लेना इज नॉट अ सोल्यूशन। नहीं, वो है ही नहीं मैम। वो तो तैयारी, वो बड़ा ही एक फ्लॉड नोशन है इस तैयारी का कि ऐसे हो जाती है, ऐसे नहीं हो पाती। जी। तो सर ऐसे ही ना काफ़ी मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं जो मैं आपने जैसे बोला, जब आप भी रिसर्च करते हैं ऑब्वियसली कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यूट्यूब पे नीचे लोगों के कमेंट्स देखे, गूगल पे भी, तो कुछ मिथ्स और फैक्ट्स मुझे मिले। सो अभी मैं वो आपके साथ वो मिथ्स शेयर करना चाहती हूँ। अगर वो लाइक ट्रू है तो आप उसको बताना, ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स बताना, बिकॉज आई वॉन्ट कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन तक एक्चुअली सच पहुँचे, वो मिथ में ना अटके रह जाए कि अच्छा एंथ्रोपोलॉजी को लेके ये हुआ है। और ये मिथ्स एंड फैक्ट्स एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ही रहेंगे। सो आई लास्ट फर्स्ट मिथ सर ये है कि एंथ्रोपोलॉजी इज ओनली अबाउट स्टडिंग एंशिएंट ह्यूमन बोन्स एंड फॉसिल्स। इज इट ट्रू? इट इज कंप्लीटली फॉल्स। ओके। सो एंथ्रोपोलॉजी इज वन सब्जेक्ट जिसमें टाइम और स्पेस का कोई बार नहीं है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई से टाइम एंड स्पेस, जितना पुराना जा सकते हैं और वहां से लेकर जितना नया पढ़ सकते हैं, सो वी हैव टू कवर एवरीथिंग। सो देयर इज नो बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। और पहली बात तो टाइम का कोई स्पेस नहीं है, दूसरी बात ये भी कोई जगह फिक्स नहीं है कि सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं हम। सो वी स्टडी अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट सर एक्चुअली। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। सो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। सो डोंट बिलीव ऑन दिस मिथ। पहला मिथ रॉन्ग है। एंड सेकंड सर, सेकंड मिथ ये मुझे लगा सच में ऐसा हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी इज टू इजी कंपेयर्ड टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सी व्हेन यू से टू इजी, मैं इजी तक तो मैं कर सकता था, बात कर सकता था, बोल सकता था, बट व्हेन यू से टू इजी मुझे लगता है कुछ नहीं है। ये भी एक बड़ी गलत मिथ्स मार्केट में होते हैं कि ये सब्जेक्ट इजी होता है, ये नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, हर एक सब्जेक्ट में आपने कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लें, जब आप ऊपर से देखते हैं तो वो बड़ा आसान लग सकता है आपको देखने में, बट देन ऑप्शनल सब्जेक्ट में डेप्थ में तो थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा जी। तो कोई सब्जेक्ट शोटू से इजी नहीं है, और ये बड़ा सब्जेक्टिव है। मेरे लिए कोई चीज बहुत आसान हो सकती है, आपके लिए एट द सेम टाइम इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली सर, तो बड़ा सब्जेक्टिव है ये। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एंथ्रोपोलॉजी सबके लिए ही इजी है, नहीं। यू हैव टू हैव द राइट माइंडसेट। आपके अंदर थोड़ा सा एक सिलेबस को देखने की चाह होनी चाहिए, सिलेबस को देख के पढ़ के समझ के पढ़ने की चाह होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो चाह है, इस सब्जेक्ट को इजी बनाया जा सकता है जी। इट कैन बी मेड वेरी इजी। सर जैसे आपने बोला ना, मैं भी अभी ट्राई कर रही थी कि मैं ना थोड़ा स्टेज एजेस का पढ़ के आऊंगी, एंड देन विल टॉक अबाउट दैट कि अच्छा स्टोन एज, आयरन एज, एंड उसके अंदर मीसोलिथिक एंड पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ओके ये सर पे छोड़ देते हैं, सर समझाएंगे, एंड देन आई ट्राई कि उसका अगला पॉडकास्ट ले लें। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं है कि आसान ही होगा, कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं हो सकता मैम। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी, कुछ ना कुछ चीजें याद करने वाली, कुछ ना कुछ एक थिंकर्स होंगे जिन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए होंगे, वो किस तरह से दुनिया को देख रहे थे, कैसे वो डिसिप्लिन बना। कोई भी डिसिप्लिन आसान नहीं है, बट इंटरेस्ट अगर है तो वो आसान हो जाता है, ये मेरा मानना है। एग्जैक्टली सर। सो द सेकंड मिथ इज नॉट राइट सर। थर्ड मिथ इज कि ओनली साइंस, ये वाला सर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दोस्त ने पूछा था कि ओनली साइंस स्टूडेंट्स कैन स्कोर वेल इन एंथ्रोपोलॉजी। तो टोटली फॉल्स है ना, टोटली फॉल्स है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट रीसेंट रिजल्ट्स, अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो अगर मैं अपने बैचेस के एनालिसिस भी करूं, मेरे बैचेस में ज़्यादातर बच्चे सोशल साइंसेस के हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं। तो साइंस वाला बच्चा बेहतर कर सकता है इसमें
मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ। उसका कारण बताता हूँ, बहुत सिंपल। पेपर 1 अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 में सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है जो है ही पूरी की पूरी सोशल साइंस है। इसके अलावा पेपर 1 के अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, वो साइंस वालों के लिए। तो ये एक परफेक्ट मिक्स बन जाता है। जी। अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है वो भी ले सकता है, अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकता है। सो एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगा है कि ज़्यादा बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं वो ज़्यादा बेहतर लिख पाते हैं, एक्सप्रेशन उनका बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वेयरएज जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं, वो थोड़े से शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स लिखते हैं, हर चीज़ में एक डायग्राम इंक्लूड करना पसंद करते हैं। तो दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, बट दिस सब्जेक्ट इज नॉट ओनली फॉर साइंस, नॉट ओनली फॉर ह्यूमैनिटीज, इट इज फॉर ऑल। Okay, false. Yeah. And sir, fourth is you need to memorize a lot in anthropology. Again false. There is no subject जिसके अंदर मेमोरी के बिना काम चल जाएगा। You have to memorize everything. अगर मैथ्स लोगे तो मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में डेट्स होती हैं, हिस्ट्री में डेट्स याद करनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स ने क्या क्या पर्सपेक्टिव दिए, सोशियोलॉजी में वैसे ही कुछ और मटेरियल होगा। तो ये तो सब में है मैम, ऐसा नहीं। याद तो देखो सब में करना पड़ेगा, इसके राइट? बिना काम चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। Okay, sir. And sir, fifth one is कि anthropology has very limited resources and books available for UPSC preparation. I can say partially true. Okay. इसमें partially true कहने का कारण ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट की कमी नहीं है, एज यू जस्ट सेड, आपने भी यही बोला, कंटेंट अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा, यूट्यूब पे जाएं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा का रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। बट देन समझना सिर्फ इतना है कि यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से कहाँ तक मुझे अपने आप को रोकना है। यूपीएससी के लिए कंटेंट थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि यूपीएससी के लिए परफेक्ट कंटेंट अभी मार्केट में एज सच अवेलेबल नहीं है। बट देयर आर बुक्स व्हिच आर नाउ कमिंग अप, देयर आर पीपल हु आर प्रिंटिंग दीज काइंड ऑफ बुक्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट। बट मैं उनको भी होलली और सोलली वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं मान सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट काफ़ी डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस कि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो यूपीएससी अपना थोड़ा बहुत अप्रोच चेंज करता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोच यू विल हैव टू इवन चेंज योर कंटेंट। तो स्ट्रेटजी में यू कैन नॉट कंप्लीटली और ब्लाइंडली फोकस ऑन वन बुक और आप ये सोचे कि मैंने ये किताब पढ़ ली और ये किताब से मेरा काम हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई थिंक ऑप्शनल्स रिक्वायर मेंटर्स, बेटर रहता है। सो आपकी थोड़ी सी जो अप्रोच है उसको गाइड करने के लिए कोई एक इनविजिबल हैंड या इनविजिबल इंसान आपको राइट गाइड कर रहा होता है कि अच्छा दिस इज द बुक यू शुड। एग्जैक्टली। सर मेरा नेक्स्ट जो मिथ है वो इसी से रिलेटेड है कि यू कैन क्लियर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विदाउट एनी कोचिंग। विदाउट एनी कोचिंग, देखिए इसमें मैंने नेक्स्ट इसीलिए यही रखा था। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपने पूछा, दैट्स फाइन आई थिंक, बट इसमें कोई गलत नहीं है अगर मैं बोलूँ कि नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल, हो सकता है, बट देन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसमें बस दो ही फैक्टर्स हैं। देखो सिंपल सी बात है मैम, कंटेंट तो मैंने भी कहीं से पढ़ा ही होगा, इसीलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो कंटेंट तो मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही बनाया। एंथ्रोपोलॉजी का मैं ना रिसर्चर हूँ ना ही मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ इन दैट केस, बट देन आई नो हाउ टू टीच फॉर यूपीएससी। नजरिया भी हो जाता है, आपको इतना टाइम हो गया इस चीज बस फर्क उसी चीज का है। फॉर एग्जांपल एनीबडी कैन रीड एनीथिंग। आजकल एआई की दुनिया है, it is an open world for everybody, democratization of information है, anybody can look at everything available on the internet, but then समझ में ये आना जरूरी है कि मुझे यूपीएससी के लिए कैसा पढ़ना है, फिर उसको रिप्रोड्यूस कैसा करना है आंसर की फॉर्म में। पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, बट उस चीज़ के बारे में पढ़ लिया जिसके ऊपर कभी यूपीएससी सवाल ही नहीं करती, तो फिर क्या वो हमें एंड ऑफ द डे फ्रूट्स मिलने वाले हैं, बियर करेगा या नहीं करेगा? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर उतनी समझदारी है, उतना एक्सपीरियंस है, राइटिंग की कैपेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, फोकस्ड हो, तो अपने आप पढ़ना चाहो एक अपना शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है जिन्होंने बिना कोचिंग के भी क्लियर किया है। वी हैव एग्जांपल्स, बट एफर्ट चाहिए बहुत जबरदस्त कि आपको सिलेबस भी कवर करना है, सिलेबस देखना भी है, सब कुछ बहुत अच्छा एफर्ट चाहिए। राइट सर। एंड सर एक और था, एक लास्ट है, द 9th वन, you need to study the entire syllabus in great detail. Not entire syllabus, ये भी partially मैं true बोलूँगा इसको। Not entire syllabus, but you have to look at the previous year questions. पिछले 15 साल तो चलो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, बट पिछले 10 साल का एटलीस्ट आप पैटर्न देखिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर यूनिट्स जहाँ से यूपीएससी सवाल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सब बच्चे डरते रहते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक यूनिट है, यूनिट 1.7, पेपर 1 का यूनिट है, उसको से सवाल ही नहीं आते और एक्चुअल कोर बायोलॉजी उसके अंदर ही है। तो जो डर है वो डर ही खुद एक
वो भी एक मिथ है जो जिसको मैं अभी इसके साथ ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ज्यादा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजी है। बायोलॉजी बेस जी, वी आर नॉट बायोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी विल नॉट टीच यू टू बी बिकम अ बायोलॉजिस्ट। ना आपको एमबीबीएस करवाने वाली है वो। हमने कोई ऑर्गन नहीं पढ़ना, हमने ऑर्गन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, ऑर्गन की वर्किंग नहीं पढ़नी, हमने पढ़ना है ह्यूमन को। अब ह्यूमन के एस्पेक्ट्स को पढ़ते हुए फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे एवोल्यूशन पढ़ते हो, इनहेरिटेंस पढ़ते हो, तो उसके लिए क्रोमोसोम क्या है पता होना चाहिए, जीन्स क्या है पता होना चाहिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन का आइडिया तो होना चाहिए हल्का बहुत। उतना रिक्वायर्ड होता है। तो आपने जैसे बोला कि सिलेबस पूरा होना चाहिए, 100% ट्रू, बट नॉट इन ग्रेट डिटेल। डिटेल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर ये जो बेसिक बायोलॉजी है ये तभी एनसीईआरटीज में भी होती है, आई गेस, तभी इसलिए जीएस में भी पढ़ना है आपने। मतलब उससे आप भाग वैसे भी नहीं सकते। अगर आप एक सब्जेक्ट को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो मुझे मुश्किल लगती है, वो जीएस में तो पढ़ोगे। तो भागना अगर है तो फिर तो आप यू विल फाइंड आउट अ वे, बट देन कब तक भागोगे, बात वही है। वो पढ़ना तो पड़ेगा। साइंस एंड टेक में भी बायोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो बस यहाँ पे उसका फायदा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी एबल टू फेच यू 500 मार्क्स, 500 नंबर का ऑप्शन है। जीएस में साइंस एंड टेक खुद एक पोर्शन में से एक बायोलॉजी है, यहाँ पर उसका ज्यादा वैल्यू है। जी। तो सर टुवर्ड्स द एंड ये क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जब आप स्टूडेंट थे तो एंथ्रोपोलॉजी की आपको कौन सी सबसे शॉकिंग चीज लगी थी कि वाओ ऐसा भी होता है? सच बताऊं तो सबसे ज्यादा जो इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग चीज लगी थी वो ये लगी थी कि जिस तरह से स्टेजेस में इंसान ग्रो करता है, वो पता नहीं था कि बॉडी कैसे कैसे चेंज होती है। तो जैसे वो किसी को भी नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरी इंजीनियरिंग थी, उसके बाद मेरी एमबीए थी। वहाँ पे ये चीज़ें मैंने कभी, आई वाज एन एलियन टू दिस एंटायर वर्ल्ड। बट फिर एंथ्रोपोलॉजी ने मुझे वो दिखाया कि इंसान की ग्रोथ में कैसे कैसे बॉडी चेंज होती है। फिर जब सेनेसेंस पीरियड आता है, जब इंसान की एजिंग शुरू होती है, तो एजिंग होती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आज हम देखें तो पूरी दुनिया लगी हुई है क्रीमें लगाने पे और एंटी रिंकल्स एंड ऑल, कभी कोई टाइम ट्रैवल करने की बात कर रहा है, कोई एज रिवर्सल की बात कर रहा है, कोई मार्स पे पहुंचाने की बात कर रहा है। बट जो एक्चुअल ट्रुथ है वो एंथ्रोपोलॉजी उसको टच करती है कि किस तरह से इंसान बड़ा होता है। फिर एक पॉइंट के बाद जब उसका प्राइम आता है, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होना शुरू होता है। उसके अंदर बॉडी कैसे चेंज होती है, और सिर्फ बॉडी नहीं, मेंटल स्टेटस कैसे चेंज होता है। इरिटेबिलिटी, हम जैसे बोलते हैं कि बड़ी फेमस, एवरीबडी नोज अबाउट द मेनोपॉज फेज ऑफ वुमेन। एग्जैक्टली सर। सो उसमें बड़ा आसान है बोल देना कि यार इरिटेशन का पीरियड चल रहा है ये, बट टू अंडरस्टैंड दैट इन ग्रेट डिटेल कि क्यों ऐसा होता है, हाउ द बॉडी चेंजेस, कितने ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस से फीमेल उस दौर पे गुजरती हैं, वो डेप्थ एक ह्यूमन की, वो मुझे एंथ्रोपोलॉजी ने समझाई। जो कि शायद मैं, अगर मुझे ऐसे कोई बोलता तो मैं शायद मेनोपॉज की कभी पढ़ते भी ना नहीं समझ पाता उसकी डेप्थ क्या है। दैट्स द ब्यूटीफुल सर। मतलब ये सब्जेक्ट की सच में ब्यूटी है और मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट होने लग गया था इस सब्जेक्ट में। लेकिन एक चीज़ मुझे लास्ट में, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे, हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरी ना एक मैम थी हिस्ट्री की, उन्होंने बोला कि पता है पहले ना लोगों की, ह्यूमंस की पूंछें हुआ करती थी, लेकिन जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि जब वो यूज ही नहीं करते उस बॉडी पार्ट को तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इज इट ट्रू? सीरियसली? मतलब हम लोग की पूंछें होती थी पहले? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लाइक एंथ्रोपोलॉजी कैन गिव यू एविडेंस आल्सो फॉर दैट। वाओ। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला पार्ट यूज नहीं कर रहे कान का, तो ऐसा होगा कि आने वाले टाइम फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट सम ऑफ द थ्योरीज व्हिच आर कमिंग टुडे, लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि जितना हम फोन्स को देख रहे हैं, जितना हम डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, वी आर नॉट रियली यूजिंग आवर लेग्स, वी आर नॉट रियली यूजिंग आवर मसल्स, स्ट्रेंथ की इतनी यूसेज हो नहीं रही है, सिर्फ दिमाग की यूसेज हो रही है। सो इसलिए आप देखे होंगे कितनी भी साई-फाई मूवीज हैं, उन सब में दिमाग बड़े एनलार्ज दिखाते हैं, वो ब्रेन एनलार्ज दिखाते हैं वो, एंड लेग्स बड़ी पतली दिखाते हैं वो। सो दे आर टेकिंग दैट आइडिया कि जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं वो ज़्यादा डेवलप होंगी, और जो चीज़ें नहीं यूज हो रही फिर उनकी रेलेवेंस और उनके फिर मसल्स का करेंगे क्या इतना ज़्यादा। तो सारा जो बॉडी का दिमाग लगेगा या बॉडी का एफर्ट लगेगा वो उस मसल को डेवलप करने में लगेगा, जो सबसे ज़्यादा यूज में है। तो सर आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोग हमें भी पढ़ रहे हो कि एक टाइम पे ह्यूमंस इतनी हल्के होते थे। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स ब्यूटीफुल सर। मैं ना एक दिन आपकी क्लास लगाना चाहती हूँ। आई लव एंथ्रोपोलॉजी। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनते जा रहा है सब्जेक्ट में। जी, थैंक यू सो मच सर। एंड इन केस अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम उन्हें भी कवर कर सकें और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और इजी हो सके। थैंक यू सो मच।